30 मार्च 1959 दलाई लामा किसी तरह चाइनीज आर्मी से बचकर भारत आए और भारत में शरण ली। दूसरी तरफ वहां तिब्बत में चाइना ने तिब्बतन सोल्जर्स को हराया और दलाई लामा के मोनेस्ट्री पर भी हमला कर दिया। उस हमले में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। चाइना ने तिब्बत की लोकल गवर्नमेंट को हटाया, अपनी ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई और पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। नाइनटीन 1954 जहां एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, वहीं 8 साल बाद 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया और लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और वहीं से लद्दाख बन गया भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर स्टेज। Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. तिब्बत, अक्साई चीन और शाक्सिगम वैली जैसी जगहें जहां घास का एक तिनका उगना भी बहुत मुश्किल है, ऐसी जगहों पर चाइना का इंटरेस्ट क्यों है और ऐसी जगहों पर चाइना ने कब्जा क्यों कर रखा है? इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना में आजकल क्या हो रहा है। चाइना में 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 100 से ज़्यादा शहर और 1600 से ज़्यादा गांव पानी में डूब गए, सिर्फ एक फेमस डैम की वजह से, और उस डैम का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। From the waters of the Yangtze River in China rises the biggest concrete structure on the planet. ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम स्ट्रक्चर है। इस डैम को बनाने में ना सिर्फ चाइना के लोग परेशान हुए, लेकिन जहाँ ये डैम बना है वहाँ का इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो गया। नासा के साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि इस डैम के बनने से अर्थ की रोटेशन तक स्लो हो गई है। ये डैम इतना बड़ा है कि अगर इसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो आधा चाइना डूब जाएगा। इस डैम को बनाने में इतना रिस्क था तो चाइना ने इस डैम को बनाया क्यों? उसकी वजह है चाइना का वाटर क्राइसिस। Asia's largest river, the Yangtze, is drying up. Water levels at the Three Gorges Dam are 40% lower than for the same period over the last 4 years. China has warned that its fall harvest is under threat as the country struggles through the hottest summer since records began 60 years ago. State agencies across China warned residents yesterday to save, quote, every unit of water as severe drought continues, especially in the nation's south. चाइना अभी तक के वर्स्ट वाटर क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। चाइना में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव आई, उससे उसके रिवर्स, पॉन्ड्स और ग्राउंड वाटर 80 से 90% तक पोल्यूट हो गए। चाइना के 82% ग्लेशियर्स के वॉल्यूम तक कम हो गए और 20% ग्लेशियर्स तो गायब ही हो गए। चाइना की जो सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और वहाँ के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है नॉर्थ चाइना में, और चाइना का 80% पानी साउथ चाइना में है। यही सबसे बड़ा रीज़न है चाइना के वाटर क्राइसिस का। साउथ चाइना से नॉर्थ चाइना में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाइना ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स 2050 तक कंप्लीट होंगे अगर सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से चलते रहे तो। चाइना 1950 से ही अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग वाटर सोर्सेज को ढूंढ के उन पर कब्जा कर रहा है। गेस करिए, जो चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया है वो किस रिवर पे बनाया होगा और वो रिवर कहाँ से निकलती होगी? तिब्बत से। इसलिए तिब्बत चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी तिब्बत से ही निकलती हैं, लेकिन ये सारी रिवर्स निकलती तो तिब्बत से हैं, लेकिन आती हैं भारत में, और यही सबसे बड़ा रीज़न है चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। सिंधु नदी लद्दाख से होकर भारत में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से। इसलिए चाइना बार बार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता रहता है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम चेंज कर देता है तो कहीं लद्दाख में छोटे छोटे मिलिट्री यूनिट्स लेके पहुंच जाता है। हमने ये तो समझ लिया कि तिब्बत भारत और चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख, अक्साई चीन और शाक्सिगम वैली जैसी जगहें क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो लद्दाख को इम्पॉर्टेंट बनाती है वो है उसकी लोकेशन। लद्दाख भारत और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। सेंट्रल एशिया के दरवाजे लद्दाख से ही खुलते थे। पहले के टाइम में लद्दाख सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, इसलिए चाइना इस रीजन पे कब्जा करके बैठा है। दूसरी चीज़ जो लद्दाख, अक्साई चीन और शाक्सिगम वैली जैसी जगहों को इम्पॉर्टेंट बनाती है वो है वहाँ के ग्लेशियर्स।
कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार फ्यूचर में चाइना कैसे लद्दाख के रिसोर्सेज, वहाँ के ग्लेशियर्स और वाटर फ्लो को यूज़ कर पाए, इसके लिए चाइना ने लद्दाख का हूबहू मॉडल बनाया है। चाइना लद्दाख के ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और वाटर फ्लो को स्टडी कर रहा है, जिससे चाइना ये पता लगा पाए कि ग्लेशियर्स किस रेट से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे फ्यूचर में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। बीजिंग से 4000 किलोमीटर दूर इन ग्लेशियर्स में चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ना तो चाइना इन ग्लेशियर्स का पानी चाइना में पहुंचा सकता है और ना वहाँ के लोग इन ग्लेशियर्स के पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। फिर क्यों इन ग्लेशियर्स के लिए चाइना भारत से भी लड़ने के लिए तैयार है? इसका कारण है सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors, better known as chips. Now, in a major blow to the United States in the semiconductor war, China has made a major breakthrough in the microchip manufacturing. Semiconductor mega cluster unveiled. कि हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बनाएंगे। 2023 में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वर्थ थी वो थी $545 बिलियन, जो 2030 आते आते हो जाएगी $1100 बिलियन। चाइना और भारत इसी इंडस्ट्री के प्लेयर बनना चाहते हैं। जहां ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां भारत आज भी सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर निर्भर है। भारत इन देशों से $3 बिलियन से ज़्यादा का सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत ने ये डिसाइड किया है कि वो सेमीकंडक्टर्स अब भारत में ही बनाएंगे और यही है चाइना की सबसे बड़ी कंसर्न। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला सेमीकंडक्टर और दूसरा अल्ट्रा प्योर वाटर, और वो अल्ट्रा प्योर वाटर मिलेगा ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स से जो पानी आता है उसे आसानी से फिल्टर करके अल्ट्रा प्योर वाटर बनाया जा सकता है। इसीलिए भारत और चाइना लद्दाख को लेके इतना सेंसिटिव हैं। लद्दाख के पास वो ज़मीन है, ग्लेशियर्स हैं और लोकेशन है जहां सेमीकंडक्टर चिप्स को आसानी से बनाया जा सकता है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा भी जा सकता है। चाइना को ये डर है कि कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत चाइना से आगे ना निकल जाए, इसलिए चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे लद्दाख अनस्टेबल रहे। भारत के जो पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए, वो इन्वेस्टमेंट ना करें और इस प्रोजेक्ट को डंप कर दें। लद्दाख में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए चाइना के साथ साथ एक और सबसे बड़ा कंसर्न है, वो है लद्दाख का फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इंडस्ट्रीज लगाने से लद्दाख के एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा ही और इसीलिए वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लद्दाख का इकोसिस्टम कितना सेंसिटिव और फ्रेजाइल है, लेकिन इस इशू को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें और क्लियर नजर आएंगी। लद्दाख की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 4.6 पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं उसे जब दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 18,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लद्दाख में सिर्फ 4 से 5 लोग रहते हैं, वहीं दिल्ली में 18,000 लोग रहते हैं। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो लद्दाख के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड हैं। लद्दाख के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। लद्दाख का एनवायरनमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी वहाँ का डिफेंस और इकोनॉमी भी है। अगर हम वहाँ के इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो चाइना बैठा हुआ है घात लगा के, लेकिन ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। लद्दाख के लोग लगातार एनवायरनमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। का 42वां दिन। इसमें लद्दाख का फायदा भी है और नुकसान भी। सिर्फ 10-12 लोग पैदल जाएंगे, वो भी पहले जो स्यांगचूथांग है जहां पर उद्योगों और बड़े परियोजनाओं, भारतीय परियोजनाओं के कारण चरवाहों के चरागे चले गए हैं, वो दर्शाने के लिए पैदल मार्च जाएंगे और फिर कुछ हिस्सा गाड़ी में करेंगे। लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए। सरकार अपने वादों पर दोबारा देखे जो उन्होंने 2 चुनाव में किए थे, लद्दाख को संरक्षण देने का 6वें शेड्यूल में भारतीय संविधान के, और फिर लोकतंत्र जो कि जम्मू कश्मीर में बहाल हो रहा है, वैसे ही लद्दाख में भी स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए। उनकी डिमांड से गलत नहीं है, वो तो वही डिमांड कर रहे हैं जो उनसे वादा किया गया था। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि लद्दाख में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू ना करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करने से लद्दाख बच जाएगा। 1 मिनट के लिए मान भी ले कि लद्दाख में इंडस्ट्रीज नहीं शुरू हो रही, लेकिन लद्दाख का जो पोर्शन चाइना के पास है, चाइना वहाँ डैम्स भी बनाएगा, इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश करेगा, जिसका डायरेक्ट असर लद्दाख पे ही पड़ेगा। लद्दाख में जो वाटर क्राइसिस के सिचुएशन है, फ्लड्स और ड्रॉट्स का बार बार आना, अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल्स का ना होना, ऑल वेदर रोड्स का ना होना, टूरिज्म के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना,
ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? ये सारी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकती हैं जब हम इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को साथ साथ लेके चलें। और अगर इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाती है तो ये कहना गलत है कि गवर्नमेंट ने लद्दाख को बेच दिया। और जहाँ तक रही 6th शेड्यूल की डिमांड, तो एक तरफ वो लद्दाख को ऑटोनॉमी और फंड्स यूज़ करने का फ्रीडम भी देगा, लेकिन जो 6th शेड्यूल का दूसरा साइड है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को देखें जो 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, तो इंडिपेंडेंस के टाइम ऐसा लगा कि अगर हम इन चारों स्टेट्स को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देंगे तो वहाँ की आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 6th शेड्यूल के आने के बाद उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई। यहाँ ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग ट्राइब्स में भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। ऑटोनोमस काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो वो लेट शुरू होते हैं या तो होते नहीं। पिछले 10-15 सालों में ही नॉर्थ ईस्ट में एक बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया है। अच्छी एजुकेशन और इकोनॉमी की बात तो भूल ही जाओ। लद्दाख जिस जियो स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव लोकेशन पे है, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि जिस सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट है उस सिचुएशन में लद्दाख आए। इसलिए सरकार के लिए 6th शेड्यूल की डिमांड को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। लद्दाख और लद्दाखीज को भारत से आइसोलेट करने के बजाय इंटीग्रेट कैसे करें ये सोचना चाहिए। जो उनके डिमांड्स और एस्पिरेशंस है उसको साथ में लेकर ही लद्दाख के लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बनाया जा सकता है।